सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो है हम सोचे कि 9th-10th का क्लास तो चल रहा है, लेकिन 8th क्लास इंग्लिश मीडियम का क्लास नहीं चल रहा है, तो सोचे कि इसको आज जो है क्यों न चलाया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार आप लोगों को जो है उत्सव भाग 8 जो है वही पढ़ना है। उत्सव भाग 8 पढ़ना है। इसको जो है डॉक्टर सुनील सलमान के द्वारा यह विरचित है। तो इसमें जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, इसमें व्याकरण का ज्ञान, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट एवं क्रियाकलाप और इसकी टेस्ट, इतनी चीजें इसमें जो है आई हैं। छात्रों के पूर्ण कौशल विकास के लिए यह अति आवश्यक है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो निर्धारित नवीनतम एवं संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को यह सब चीज पढ़ना है। यह जो है गद्य पद्य दोनों एक में सम्मिश्रित है। 2-4-5 पाठ के बाद जो है आपको कविताओं को इसमें पिरो दिया गया है क्रम के अनुसार। इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि इन पाठों में जो उत्सव भाग 8 की किताब है जो आप लोगों को पढ़ना है, उसमें कुछ पाठ केवल पढ़ने के लिए दिया है। उससे प्रश्न उत्तर का खैर सवाल हो या ना हो, लेकिन इसमें जो है जैसे पहला पाठ जो है सरदार वल्लभ भाई जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में पढ़ना है। पहला यह केवल पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए इसको है। इससे प्रश्न उत्तर तो नहीं दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जो है इतिहास भारत की आजादी के साथ है। जब भारत कई विरासतीय टुकड़ों में बंटा हुआ था, तो उसमें उसको एकीकृत करने का काम, राजाओं को मिलाने का काम इन्होंने किया। कहीं विनम्रता के साथ, कहीं कड़ाई के साथ, साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियां जो हैं, इनका प्रमुख हथियार बन करके उभरे। ये गलत के बड़े पुरजोर विरोधी थे, टूटना पसंद करते थे लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे देश के लिए बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो इन्हें लौह पुरुष की जो है उपाधि दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को जो है हुआ था। और ये गुजरात से इनका जो है संबंध है। ये गुजरात राज्य के जो है रहने वाले हैं। इनका जन्म
31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ। ये फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजी में हम फ्रीडम फाइटर। और जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो आजाद देश के, स्वतंत्र देश के प्रथम गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। और इनका योगदान, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, सराहनीय एवं वंदनीय है। अपने कार्यक्रम के ही कारण इनको लोग लौह पुरुष से विभूषित कर दिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में यदि हम शिक्षा के विषय में करें, शिक्षा, इनकी शिक्षा जो है लगभग अधिक से अधिक इन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का मतलब होता है जो अपने से पढ़े, अपने से समझे, स्वयं जो है उसको स्वयं पढ़े। स्वयं पढ़ने की जो कला है वही स्वाध्याय है, अपने से पढ़े। और बाद में लंदन गए थे बैरिस्टरी करने के लिए, लंदन। बाद में जो है भारत आकर के अहमदाबाद में इनकी वकालत शुरू होती है। अहमदाबाद में वकालत करना जो है शुरू कर दिया। अहमदाबाद, अहमदाबाद में वहां से बैरिस्टरी करने के बाद, लंदन से बैरिस्टरी करने के बाद जब स्वदेश लौटे तो अहमदाबाद में इन्होंने जो है लॉयर का काम किया, वकालत का काम किया। अब इनके योगदान के विषय में हम जाने कि इनका क्या योगदान रहा। योगदान देखिए, बारडोली जो है, जो कस्बा है, छोटा सा क्षेत्र है, उसमें सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें सबसे पहले बारडोली का जो है सरदार कहा गया है। सरदार माना होता है प्रमुख नेता, प्रमुख व्यक्ति, यानी उन सभी जो बारडोली का जो कार्यक्रम था, जो दशा और दिशाएं थी, उसमें इनका प्रथम भूमिका जो थी, इसीलिए इनको जो है वहां का सरदार कहा गया। बाद में सरदार नाम उनका जो है उनके नाम में जुड़ गया। पहले जो थे उनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था, और बाद में बारडोली के अगुवाई करने के कारण, उसकी अहम भूमिका निभाने के कारण उनको जो है सरदार से जो है उपाधि से विभूषित कर दिया गया। तो आजादी के बाद ज्यादातर जो प्रांतीय समितियां जो बनी, वो सबसे अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए गांधी जी की जो इच्छा थी कि नहीं ऐसा न हो, गांधी जी की इच्छा के अनुसार सरदार पटेल जी ने खुद जो है अपने आप को प्रधानमंत्री की जो पद की होड़ थी, जो दौड़ थी, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप को स्वयं अलग हो गए।
क्योंकि ये बात जो थी महात्मा गांधी की थी, और महात्मा गांधी को हमारे देश के लगभग सभी नेता बड़े आदर के साथ मान और सम्मान देते, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो पीटी नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग उनका जो सम्मान करते थे। और यही कारण था कि उस नहीं समर्थन के बाद भी केवल महात्मा गांधी के समर्थन से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों का पद सरदार पटेल जी को सौंप दिया गया, क्योंकि प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जिसके बाद उनकी सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले बताया था, कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देशी जो रियायती थी उसको भारत में शामिल करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरि सिंह जो कश्मीर का राजा था, वो भारत में विलय के पक्ष में नहीं था, वो स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। पटेल जी ने कहा ठीक है, अपनी रक्षा करो। जब पाकिस्तान उस पर आक्रमण करता है तो दौड़ कर जो है दिल्ली सरकार के यहाँ आकर अपने बचाव की गुहार लगाता है। उस पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, जब तुम हमारे साथ विलय नहीं करोगे, हमारे देश में नहीं आओगे, तो जाओ जो इच्छा कर करो। तब जो है मजबूरी में वह दस्तखत किया, हस्ताक्षर किया कि ठीक है, मैं भारत में जो है विलय कर रहा हूं। लेकिन विलय करने में भी थोड़ा सा अपना एक सूझबूझ रखा और कहा कि 370 धारा या कुछ संविधान के नियम कानून हमारे लिए कुछ अलग बनाए जाए। तो हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके पहले इसको मिलाया जाए, तत्पश्चात तो फिर हमारा अधिकार हो जाएगा। और यही हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार आप लोग जानते हैं कि 370 धारा को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरा अधिकार जो है भारत देश के संविधान के तहत उसका जो है चल रहा है। तो इस तरह से जो है, लेकिन यह हैदराबाद जो निजाम था उसको और इसको दो लोग नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन दोनों को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मिलाया। इसके लिए पूरा भारतवर्ष उनका जो हार्दिक अभिनंदन करता है। तो रियायतों को मिलाने का काम उन्होंने गोली चलाकर नहीं किया, बल्कि अपने बुद्धि से, अपने कला कौशल से, अपने मस्तिष्क से उसको जो है कर दिया। ये बड़ी मुश्किल चीज होती है कि किसके बुद्धि में क्या चल रहा है, उसको कैसे जो है। भारत का जो एकीकरण हुआ, एकीकरण आप समझ रहे हैं, यानी पूरे विरासत का अधिकार जो है क्षेत्र केवल भारत देश में संविधान के तहत हुआ, उसको एकीकरण कहते हैं। तो सरदार पटेल का योगदान उसमें जो है महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए उन्हें बार बार मैं कह रहा हूं कि लौह पुरुष कहा गया है। 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950 को इनका जो है, इनकी मृत्यु। अब समझिए, इनकी मृत्यु जो है 15 अगस्त 1950 को जो है हो गई, और यह लौह पुरुष इस दुनिया को छोड़कर सदा के लिए हमारे बीच से हट गए। और इस तरह से जो है, अब वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार के नाम से विख्यात वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का अनावरण जो किया गया है, उसकी ऊंचाई
182 182 जो है मीटर ऊंची है। 182 मीटर जो है ऊंची इनकी प्रतिमा का जो है गुजरात में अनावरण हुआ है। यह अनावरण जो है 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को इनका जो है अनावरण किया गया, इनके मूर्ति का। इसको किसने किया? प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ध्यान रहे, वर्तमान समय में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अब इससे ऊंची मूर्ति जो है दुनिया में किसी की, यानी किसी भी व्यक्ति की मूर्ति जो है नहीं। तो इस तरह से आप, हालांकि इसको केवल पढ़ने के लिए, आप देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिखा है केवल पढ़ने के लिए, परंतु आपने इसके विषय में पूर्णतः देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म, इनकी शिक्षा, इनका योगदान और देश के लिए इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इस तरह से आप इसको स्वयं पढ़कर, समझकर, और इस पर प्रश्न हालांकि आप बना सकते हैं, दिया तो नहीं इसमें प्रश्न, इनका जन्म कब हुआ था, इनको सरदार की उपाधि कब दी गई और क्यों दी गई, इनकी मूर्ति जो है कितनी ऊंची बनी और किसने बनाया, और इनका जो है ये कहाँ जो है पढ़ने के लिए गए थे विदेश में। ये सारी चीजें आप एक एक करके, और कहाँ के इन्होंने वकालत करना शुरू किया और इनकी मृत्यु कब हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बताया भी है, लिख भी दिया है। इस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है जीवन वृत्त जो है आपने देखा। तो इसके बाद जो है हम लोगों का पहला पाठ शुरू होता है। पहला पाठ जो है वो शुरू होता है, और वह पहला पाठ जो है, देखिए ये केवल पढ़ने के लिए था बाबू, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा समझा दिए कि आप समझें। अब प्रथम पाठ जो है इसका स्टार्ट होता है। पहला पाठ है, पाठ 1 जो है जागरण गीत। यह कविता है। ये पहला पाठ जो है जागरण गीत है। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में दिया था जो पढ़ने के लिए है। जागरण गीत जो है यह कविता है, और इसके रचनाकार जो हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इसके रचनाकार जो है सोहनलाल द्विवेदी, इसके जो है रचनाकार है, रचनाकार। इसके रचनाकार जो है सोहनलाल द्विवेदी है। और रचनाकार कह दीजिए, कविताकार कह दीजिए, प्रणेता कह दीजिए, प्रणेताकार कह दीजिए, निर्माता कह दीजिए, निर्माताकार कह दीजिए। बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं केवल कवि कर सकते हैं। अरे इनको कवि भी कर सकते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी ने कविता लिखा इसलिए कवि है कि नहीं? कविता लिखने वाले को क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। कहानी लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। तो सोहनलाल
द्विवेदी के विषय में थोड़ा सा आप जान लें। करीब परिचय में 22 फरवरी सन 1900 ईस्वी को कानपुर के पास, कानपुर जो है आपको यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, बिंदकी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च किया। इनकी शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है संचालित होती है। तो इस तरह से जो है हम देखें तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1969 इसमें भारत सरकार ने इनको पद्म श्री उपाधि से विभूषित किया। पद्म श्री उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में अगर अच्छा योगदान किया जाता है तो उसमें जो है यह उपाधि जो है प्रदान की जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं शिशु भारती है, बच्चों के बापू है, बांसुरी और झरना, ये खास तौर से बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और भैरवी है, पूजा गीत है, उसके बाद युगाधार है, विषपान है, वासंती है और चित्रा है। इन्होंने दैनिक समाचार पत्र जो है उसका भी जो है संपादन किया था, यानी अधिकार और बाल सभा, दो जो है अखबारों का इन्होंने संपादन किया। जैसा कि ये शाश्वत सत्य है कि इस धरातल पर जो भी आया है एक न एक दिन उसे इस धरातल को छोड़कर जाना ही जाना है, और उसी सत्यता को स्थापित करते हुए हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी 1 मार्च 1988 को इस संसार सागर को छोड़कर चिर निद्रा में विलीन हो गए। इस तरह से सोहनलाल द्विवेदी के विषय में आप देखें कि जो है इनको जो हिंदी साहित्य का सबसे महान कवि माना गया है। जागरण गीत में सबसे पहले हम इसकी भूमिका, इसकी प्रस्तावना को जान लें तो अच्छा रहेगा। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस संसार में बेखबर और असावधान पड़े लोगों के लिए पतन के रास्ते पर, अवन्नति के रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलने से मना किया है और अच्छे रास्ते को चुनने के लिए, वर्ण करने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए, सत्य बोलने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। कवि ने समझाया है कि केवल कोरी कल्पना मात्र कर लेने से कोई कार्य सफल नहीं हो जाता। हमें अपने धरातल के वास्तविकता को समझते हुए अपने कर्म के द्वारा उसकी सफलता को अर्जित करते हुए हमें धरातल के वस्तुओं का, सुख का अनुभव करना चाहिए और उसका मूल आधार जो है वो श्रम होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है श्रम करो शर्म नहीं। श्रम करो शर्म नहीं। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना, और परिश्रम करो शर्म मत करो। तो कभी कभी बच्चे असावधानी बरत देते हैं लिखने के क्रम में, लिखना है उन्हें श्रम करो, लिख देते हैं शर्म करो, ये गलत हो जाता है। तो ठीक है,
आज इतना ही, फिर अगले दिन आप लोगों को इसके आगे जो है हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।